नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश्वर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त। दोस्तों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं आपके सामने, जो कि आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो टेट का एग्जाम हो या सुपर टेट का एग्जाम हो या यूपी टेट का एग्जाम। यहाँ तक कि दोस्तों, अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस, एसएससी, जीडी या यूपीएसआई या आरओ की, तो हर एग्जाम में दोस्तों इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आपका टॉपिक है दोस्तों प्रदूषण। तो प्रदूषण में दोस्तों हमने आपने ध्वनि प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और नाभिकीय प्रदूषण, ये प्रदूषण दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जल प्रदूषण के बारे में हम पहली क्लास में और पढ़ चुके हैं दोस्तों। तो आप मेरी पहली क्लास देख सकते हैं दोस्तों ईवीएस की। तो ये दोस्तों ये आपकी चौथी क्लास है। तीसरी क्लास में मैंने प्रदूषण के बारे में कुछ पढ़ाया है दोस्तों, वो भी देख लीजिएगा। अब उससे आगे की चर्चा होगी इस क्लास में दोस्तों। तो आइए दोस्तों, सेशन को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है दोस्तों, बहुत ही मज़ा आने वाला है आप सभी को। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ जानकारियां दी गई हैं दोस्तों। ये स्टडी 91 में आपके बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। हिंदी का, यूपी टेट का, सुपर टेट का, यूपी पुलिस कांस्टेबल का, पीसीएस का और यूसी नेट, ये दोस्तों बैचेस स्टार्ट। दोस्तों, प्रदूषण से आखिर कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, आखिर ध्वनि प्रदूषण किसे कहते हैं, और इनसे होने वाली बीमारियां, इससे क्या, कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं, उपाय क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम दोस्तों, मृदा प्रदूषण क्या होता है, इन सब के बारे में हम 1 बाय 1 चर्चा करेंगे दोस्तों। बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है, इसलिए सभी लोग कॉपी कलम लिए रहेगा दोस्तों, और अपना सारा ध्यान आप इस तरफ रखिएगा दोस्तों। आखिर जानते हैं कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है दोस्तों। सर्वप्रथम ध्वनि प्रदूषण के बारे में जानते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण की अगर आपसे कोई पूछे कि डिफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, तो आप बताएंगे सर, वातावरण में चारों ओर फैली वह अवांछनीय ध्वनि जिससे कि जीव जंतुओं को परेशानी होती है, उसे क्या कहते हैं? ध्वनि प्रदूषण। वह ऐसी ध्वनि दोस्तों जो कि वातावरण में फैल के किसी भी जीव जंतु को क्या करे? परेशानी दे दोस्तों। यानी जीव जंतु ऐसे मानव, पशु, पक्षी, किसी को भी दोस्तों जो दिक्कतें या परेशानी महसूस कराए, तो वह ध्वनि क्या होती है दोस्तों? ध्वनि प्रदूषण होती है दोस्तों। वह ध्वनि हमारे शरीर के लिए क्या होती है? लाभदायक नहीं होती दोस्तों। जैसे कुछ मरीज जो होते हैं, हार्ट के मरीज हैं जो दोस्तों, जिन्हें प्रॉब्लम्स है, तो अगर उन्हें तेज ध्वनि में अगर कोई भी गाना सुनाया जाए या तेज ध्वनि हॉर्न की आवाज़ की जाए, तो दोस्तों उनके लिए, हार्ट के लिए उनके बहुत ही नुकसानदायक होती है। इसलिए दोस्तों हमेशा हमें उचित, और जितना हम दोस्तों उचित साउंड, और जितना हम हो सके कम या धीरे हमें गाने सुनने चाहिए। हर या आवाज़ जो साउंड हो उसे धीरे से धीरे रखना चाहिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण के कारण क्या है। आखिर जानते हैं कि आखिर ध्वनि प्रदूषण के रीजन क्या होते हैं दोस्तों। लाउड स्पीकर, म्यूजिक सिस्टम से होने वाला शोर। ज्यादातर दोस्तों ध्वनि प्रदूषण का मेन रीजन क्या है? लाउड स्पीकर है दोस्तों। क्या है? लाउड स्पीकर से होने वाले शोर। दोस्तों, जब कभी भी हमारे यहाँ होली, दिवाली या कोई भी त्यौहार होता है, तो आप देखते होंगे सिटीज में या गाँव में दोस्तों एकदम लाउड स्पीकर भयंकर लगा दिया जाता है। दोस्तों आप मनाइए किसी भी पर्व को, त्योहार को मैं मनाने के लिए आपसे नहीं कहता कि आप मत मनाइए, लाउड स्पीकर न लगाइए, आप लगाइए, पर एक समय होता है दोस्तों। उसका एक समय होता है। दोपहर में आप लगा दिया, सुबह थोड़ा सा लगा दिया, दोपहर में लगा दिया, पर आप रात में उसको बंद कर दें दोस्तों। पर क्योंकि आपके आस पड़ोस में कुछ मरीज भी हैं जो, जिन्हें उनसे दिक्कत हो रही है दोस्तों। और बहुत लोग होते हैं पूरा दिन चल रहा है, पूरी रात चल रहा है दोस्तों। तो ये कहाँ का दोस्तों है कि ऐसा आप मना रहे हैं कि पूरे दिन पूरी रात साउंड चला रहे हैं, सॉन्ग चला रहे हैं। अरे भाई, उसका एक समय होता है ना। आपने एंजॉय कर लिया भाई, बस चलिए, दोपहर में आपने 3 से 4 घंटे, 5 घंटे मना ली, होली मना ली, दिवाली मना ली, हो गया, बस अब बंद कर दीजिए। अब रात है, रात सोने के लिए सोएं दोस्तों, क्योंकि आप नहीं जानते कि किसी के घर में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। तो आप जब उस नहीं जानते दोस्तों, तो आपको ये समझना चाहिए कि हाँ, हमें एक उचित समय पे और उचित ध्वनि दोस्तों, जो कि दूसरों को नुकसान न पहुंचाए, ऐसी बजानी चाहिए। तो नेक्स्ट ये होना चाहिए दोस्तों, इसका ध्यान रखेंगे आप। कारखानों में मशीनों से होने वाला शोर दोस्तों, जो कारखानों में मशीनें होती हैं, बनती हैं, उनसे भी होने वाला शोर ध्वनि प्रदूषण का कारण होता है। आतिशबाजी दोस्तों, हम लोग बड़े बड़े बम बुलाते हैं दोस्तों दीपावली पे, आप जानते ही हैं, तो उसका भी प्रभाव हमारे कानों पे होता है दोस्तों।
कभी कभी बहुत तेज बम आवाज़ से हमारे कानों के पर्दे भी फट जाते हैं दोस्तों। तो वो चीज़ें होती हैं जिससे आतिशबाजी भी दोस्तों हमें बहुत ही कम करनी चाहिए, हो सके तो नहीं करनी चाहिए। अगर आप कर रहे हैं तो छोटे मोटे पटाखों को बजाइए, ज़्यादा बड़े पटाखों का प्रयोग ना करें दोस्तों। मोटर वाहनों से होने वाला शोर, मैंने कहा ना दोस्तों, मोटर वाहन अब आप हॉर्न बजाए पड़े हैं, कोई भी आ रहा है एकदम हाय 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 हाय, अरे भाई क्यों, एक बार आपने बजा दिया तो वो अगर नहीं हटा तो आपके 10 बार बजाने से हॉर्न से वो नहीं हटेगा। भाई देखिए कि क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, भाई साहब क्यों नहीं हट रहे, थोड़ा सा गाड़ी से उतर के हटाइए उन्हें, भाई साहब क्यों नहीं हट रहे हैं, आपको हार नहीं सुनाई दे रहा है। तो वो देखिए, अब आप चाहे एक बार बजाएं चाहे 10 बार बजाएं दोस्तों, अगर वो नहीं हटने वाला है तो नहीं हटेगा आपके 10 बार बजाने से हॉर्न से। अगर वो हटने वाला होगा तो आपके एक बार हॉर्न बजाने से भी हट जाएगा। उसके कारण आप किसी और को दोस्तों परेशान ना करें। नेक्स्ट है दोस्तों, प्राकृतिक क्रियाओं के फलस्वरूप भी ध्वनि प्रदूषण होता है, परंतु प्राकृतिक ध्वनि प्रदूषण अपेक्षाकृत अल्पकालीन होते हैं तथा हानि भी कम होती है। प्राकृतिक भी ध्वनि होती है दोस्तों, जैसे बहुत ही ज़्यादा आपका तो वो हो गया, कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं जिससे कि ध्वनि ज़्यादा तेज होती है दोस्तों, ओला पड़ रहा है, पत्थर गिर रहे हैं तो ध्वनि होती है, तो वो दोस्तों कुछ समय के लिए होती है, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता दोस्तों। जो हॉर्न है, हम अगर बजा रहे हैं किसी चौराहे पे कहीं पे खड़े होके, तो हम तो ही बजा रहे हैं, पर हमें ये ध्यान नहीं होता कि वहीं बगल में हॉस्पिटल है, वहीं पे विद्यालय है, तो उससे क्या होता है, उसके हॉर्न बजाने से आपके वहाँ का हॉस्पिटल का विद्यालय का माहौल खराब होता है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा आप सभी। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव दोस्तों। ध्वनि की तीव्रता जब 90 डेसिबल से अधिक होती है, किससे 90 डेसिबल से अधिक हो जाती है, तो लोगों को सुनने की क्षमता क्षीण हो जाती है। क्या हो जाती है, लोगों की सुनने की क्षमता क्षीण हो जाती है। उच्च स्वरण के कारण मनुष्य को उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड बीपी दोस्तों, ब्लड प्रेशर, उत्तेजना, हृदय रोग, हार्ट अटैक, आँख की पुतलियां में खिंचाव, मानसिक तनाव व अल्सर जैसे रोग हो सकते हैं। देखिए सोचिए कितनी खतरनाक बीमारी है दोस्तों। बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया आपका, उच्च रक्तचाप हो गया, उत्तेजना बढ़ गई, हृदय रोग, हार्ट अटैक दोस्तों, और आंख की पुतलियों में खिंचाव हो गया, मानसिक तनाव, अल्सर जैसी जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। किससे, ध्वनि प्रदूषण से। हम अगर सोचें दोस्तों थोड़ा सा कि अरे बाप रे कितना खतरनाक है ये ध्वनि प्रदूषण, दोस्तों आप कभी भी ध्वनि तेज आवाज में नहीं सुनेंगे, तो कभी उसकी कल्पना करिए दोस्तों। तो ये चीज है दोस्तों, ठीक है, उसको सोचना बहुत ही आवश्यक है, कल्पना करना बहुत आवश्यक है। दीर्घ अवधि तक ध्वनि प्रदूषण के कारण लोगों में न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर भी हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूरोटिक मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है। समुद्री ध्वनि प्रदूषण का सबसे अधिक प्रभाव समुद्री वेल पे पड़ता है। जैसे समुद्री दोस्तों, बड़े बड़े जहाज हैं समुद्र में चल रहे हैं, वो हॉर्न बजा रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो उसका भी असर वहाँ के समुद्री जीव जंतुओं पे पड़ता है दोस्तों। सबसे ज्यादा किस पे पड़ता है, वेल पे पड़ता है दोस्तों। तो ये चीज है, इसका भी ध्यान देना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव बिल्डिंग इत्यादि पर भी पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण का भूख कम होना, यानी भूख भी आपकी कम हो जाती है ध्वनि प्रदूषण के कारण, और स्वभाव में क्या हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। हमेशा हल्ला शोर आप अगर सुनते रहते हैं तो आपका स्वभाव भी क्या हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। कोई भी रीजन हुई, कोई भी चीज हुआ, तुरंत आप भी चिल्ला, अरे यार कैसे काम कर रहे हो, आप भी ऐसे चिल्लाएंगे। दूसरा आदमी सोचे अरे यार कहाँ से आया है ये बंदा, इतना चिल्ला रहा है। तो वो रीजन क्या है, आप ऐसे माहौल में रहें, ध्वनि वाले माहौल में रहें, तो आपके अंदर शांति कहाँ से आएगी भाई साहब। तो वही चीज है। तो ये चीज है दोस्तों, स्वभाव में क्या हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है। बहरापन तो ध्वनि प्रदूषण का एक स्थूल पहल अथवा परिणाम है। बहरापन तो होना ही है। अगर आपने तेज 90 डेसिबल से अधिक ध्वनि आपने सुनी, तो जहाँ आप क्या हो गए दोस्तों, वहीं आपके अंदर बहरापन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बहरापन। ध्वनि प्रदूषण की वजह से आंख की पुतली बढ़ जाती है और दृष्टि दोष भी उत्पन्न होने लगता है। ध्वनि प्रदूषण से आपकी आंखें भी बहुत ज्यादा प्रभावित होती हैं दोस्तों। दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष भी होने की संभावना हो जाती है दोस्तों। ध्वनि प्रदूषण की वजह से रक्त का बहाव उल्टी दिशा में हो जाता है, जिससे डाइजेस्टिक ऑर्गन, त्वचा, दिमाग में होने वाला भी वो भी सूख जाता है दोस्तों। रक्त क्या होता है, वो भी सूख जाता है दोस्तों। तो ये चीज है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक होता है आपका ध्वनि प्रदूषण। आइए इसको, ये दोस्तों अपनी हिंदी, ये आपकी स्टडी 91 में कुछ प्रमुख किताबें दी गई हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इनको ले सकते हैं, और कोई दिक्कत या परेशानी तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं दोस्तों।
आइए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों सुपरसोनिक वायुयान सुपरसोनिक वायुयान और सोनिक बूम का कारण होते हैं, जिसकी वजह से खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं तथा मकान को भी क्षति पहुंचती है। दोस्तों कुछ वायुयान ऐसे होते हैं जिनकी बहुत ही तीव्र आवाज़ के कारण क्या होते हैं, जो आपके मकान के होते हैं उनके शीशे टूट जाते हैं और कभी कभी तो बिल्डिंग्स भी गिर जाती हैं दोस्तों। तो वो भी बहुत ही आपके ध्वनि प्रदूषण का कारण है और उससे भी बहुत नुकसान होता है। तीव्र ध्वनि से जंतुओं के हृदय, मस्तिष्क एवं यकृत को भी हानि पहुंचती है। इससे उनका तंत्रिका तंत्र क्या हो जाता है, खराब हो जाता है और वो खतरनाक बन जाते हैं। दोस्तों जंतु भी होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके भी तंत्रिका तंत्र खराब हो जाता है। जो जीव जंतु होते हैं इसीलिए वो आक्रामक हो जाते हैं। आखिर कभी कभी होता नहीं, अरे यार ये हाथी कैसे पागल हो गया, अरे यार ये शेर इतना आक्रामक कैसे होगा, ये भालू इतना। तो वही चीज रीजन है दोस्तों, ध्वनि प्रदूषण। उस कारण वो क्या होते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, वो आक्रामक हो जाते हैं दोस्तों। इसलिए उन ध्वनि प्रदूषण का बहुत ही आप ध्यान से दोस्तों 90 डेसिबल से ज़्यादा ध्वनि आप मत बजाइए दोस्तों। यानी आप सोचेंगे, आप कहेंगे अरे सर 90 डेसिबल कैसे मापा जाए, कैसे। अरे भाई जितनी ज़्यादा ध्वनि, जिस ध्वनि से आपको नुकसान पहुंचे, ये सोचिए कि आप ध्वनि आपने बजाए उससे आपको नुकसान पहुंच रहा है, तो सोचिए दूसरे वाले लोगों को कितना नुकसान पहुंचेगा। तो वही दोस्तों उतनी ध्वनि जिससे कि आपके परिवार के लोगों की बात आप सुन सकें, उस गाने को भी सुन सकें और परिवार के लोगों की भी बात सुन सकें, बस उतनी ध्वनि आपको रखनी चाहिए दोस्तों, उससे ज़्यादा नहीं रखनी चाहिए दोस्तों। अगर आप रख रहे हैं तो उसका भी एक उचित समय होता है दोस्तों, सुबह रखिए, दोपहर में रखिए। ये नहीं कि पूरी रात बजाए पड़े हैं, होली मना रहे हैं। हाँ, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम। दोस्तों कैसे इसको रोकथाम की जाए, देखिए दोस्तों, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि वृक्षारोपण यानी वृक्ष लगाना बहुत ही उपयोगी होता है। वो हर प्रदूषण में, चाहे ध्वनि प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, मृदा प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, हर प्रदूषण में दोस्तों आपका वृक्षारोपण यानी वृक्ष बहुत ही उपयोगी होते हैं दोस्तों, ठीक है। शोर करने वाले पटाखों का प्रयोग कम करना चाहिए दोस्तों, पटाखों का तो बिल्कुल प्रयोग कम कर देना चाहिए। बिल्कुल शोर वाले, कभी कभी आप रोशनी और जैसे कि आप छुरछुरिया हुआ, ये सब चीज़ें जला सकते हैं, अनार जला सकते हैं दोस्तों, पर जो पटाखे हैं उनको आप बंद कर दीजिए, जो जिससे कि बहुत ज़्यादा शोर होता है दोस्तों। दीपावली हम उनसे भी, अनार से भी मना सकते हैं, चक्री है, चक्री से मना सकते हैं, तो छुरछुरिया है, छुरछुरिया से मना सकते हैं दोस्तों। जरूरी है कि बम बुलाएं तभी हमारी दिवाली मानी जाएगी, ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो पटाखों को हो सके कम करिए। रैली और धरना प्रदर्शन को सारी सीमा में प्रतिबंधित कर देना चाहिए दोस्तों। कभी कभी रैली धरना प्रदर्शन उसमें भी हाथ लगा के, हाँ ऐसा 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 ऐसा, हाँ ऐसे वादे, ऐसे कस्में, ऐसी रस्में, अरे भाई नहीं चाहिए। उतने ही बजाइए जितने जरूरत हो। रैली भी होती है, धरना प्रदर्शन होता है, तो भी इतना साउंड लाउड स्पीकर लग जाता है दोस्तों। अरे भाई साहब आप काम करिए, काम बोलना चाहिए, आप नहीं बोलने चाहिए। ऐसा काम करिए कि लोगों को दिखे, तो लोग खुद ही आपको पसंद करेंगे। तो ये चीज़ें होनी चाहिए भाई। ये नहीं कि आप लोगों को कान में जाके ऐसे चिल्लाएं, आवाज़ दें, वो नहीं। काम करिए तो काम दिखेगा, तो आप लोगों को पसंद में आएंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, वोट देंगे। ये चीज़ होनी चाहिए दोस्तों। ध्वनि प्रदूषण को उसके उद्गम स्थान पर ही नियंत्रित किया जाना चाहिए। इसके लिए ध्वनि प्रदूषण पैदा करने वाले मशीनों में परिवर्तन करके उनके विकल्प को स्लो यानी धीमा कर देना चाहिए। जो देखिए दोस्तों, जो ध्वनि प्रदूषण करने वाली मशीनें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ध्वनि कर रहे हैं, तो उनमें ऐसी चीज़ें कर दीजिए जिससे को खुद क्या हो जाए, वो उतनी ज़्यादा ना हो सके दोस्तों। जैसे होता है ना कि कुछ आपके ऐसे मशीन आती है दोस्तों की ध्वनि इससे तेज नहीं हो सकती, इससे तेज इसका साउंड नहीं हो सकता, बस इतना ही साउंड होगा। आपके टीवी सूरीज में देखे होंगे आपने, लगा होता है कि आप इससे तेज टीवी का साउंड नहीं कर सकते। तो वो चीज़ है दोस्तों, ऐसे ही हर उसमें लगा देना चाहिए। मेरा मानना तो यही है, लगा देना चाहिए बिल्कुल। तैयार करके जैसे शोर करने वाले पंखों में ब्लेड की संख्या बढ़ाकर उसके उद्गम स्थान पर नियंत्रित किया जा सकता है। शोर रहित दोपहिया चौपहिया वाहन बनाकर दोस्तों, शोर करने वाली भारी वाहन का मार्ग बदल के उन्हें शहरी सीमा से दूर रखा जाना चाहिए। सरकारी गाड़ियों को हुटर्स और सायरन का प्रयोग घटा देना चाहिए। हुटर्स भी हुआ है, सायरन में बहुत तेज बहुत तेज बोले, वो भी दोस्तों नुकसानदायक है ये चीजें। नेक्स्ट है दोस्तों, शोर करने वाली मशीनों में तेल ग्रीस का प्रयोग करके, शोर करने वाली मशीनों को इंसुलेटिंग मटेरियल से कवर करके और मशीनों को पैड के ऊपर लगाकर दोस्तों
उद्योगों को शहरी तथा आवासीय बस्तियों के बाहर स्थापित करके, जैसे उद्योग हैं दोस्तों, जो मशीनें होती हैं, जो कारखाने होते हैं, उनसे भी बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, तो उन्हें अपने गांव शहरों से दूर जहाँ पे निवास करते हैं लोग, उनसे दूर करके आप वहाँ पे फैक्ट्री लगाइए, जिससे कि अगर आवाज़ भी होती है तो वो वहाँ तक न पहुँच सके। साइलेंसर जनरेटर का, आप जानते हैं जनरेटर से भी बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है दोस्तों, तो साइलेंसर जनरेटर का प्रयोग करें कि भाई आराम से हमारा काम भी हो रहा है और जनरेटर भी आवाज़ नहीं कर रहा है दोस्तों, ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट है दोस्तों, मृदा के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में कि ऐसी अवांछनीय परिवर्तन जिससे कि प्रभाव मानव पोषण तथा फसल उत्पादन उत्पादकता पर पड़े और जिससे कि मृदा की गुणवत्ता तथा उपयोगिता भी नष्ट न हो उसे मृदा प्रदूषण कहते हैं दोस्तों। अब दोस्तों मृदा प्रदूषण की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? मृदा प्रदूषण की। आखिर मृदा प्रदूषण किसे कहते हैं? अगर आपसे कोई पूछे कि मृदा प्रदूषण किसे कहते हैं, मृदा के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में की ऐसी अवांछनीय परिवर्तन जिसका प्रभाव मानव पोषण तथा फसल उत्पादन व उत्पादन पर पड़े, उसे मृदा की गुणवत्ता तथा उपयोगिता नष्ट हो, उसे क्या कहते हैं? मृदा प्रदूषण कहते हैं दोस्तों। मृदा का अर्थ होता है मिट्टी। क्या होता है? मिट्टी दोस्तों। ऐसी मिट्टी, जैसे ऐसे जो हमारे खेत खलियान होते हैं दोस्तों, जब उन पे ज़्यादा हम रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या होती हैं दोस्तों? कम उपजाऊ होती हैं, और उनसे उत्पन्न होने वाले अनाज जो होते हैं, जब उसे मनुष्य सेवन करता है तो वो भी उनके लिए बहुत ही हानिकारक होती हैं, क्योंकि हमारी जो मृदा होती है वो क्या हो जाती है? प्रदूषित हो चुकी होती है दोस्तों। तो इसलिए उसे क्या करते हैं, जहाँ पे जो मृदा कम गुणवत्ता वाली और कम उपयोगिता वाली होती है, वही क्या होती है? मृदा प्रदूषण कहलाता है दोस्तों। आपने देखा, और ये आपके वीडियो ग्राम विकास अधिकारी नया बैच प्रारंभ दोस्तों, महाबजट ऑफर 1299 रुपये में। नेक्स्ट दोस्तों, मृदा प्रदूषण के प्रमुख कारण, कि आखिर मृदा प्रदूषण के प्रमुख कारण क्या होते हैं, आइए जानते हैं। कृषि में उर्वरक, रसायनों तथा कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करना। मैंने आपको बताया ना, कृषि में अधिक उर्वरकों का प्रयोग करना, रासायनिक खादों का प्रयोग करना और कीटनाशक खादों का प्रयोग करना, ये दोस्तों बहुत ही खतरनाक होता है। औद्योगिक इकाइयों, खाना तथा खादानों द्वारा निकले ठोस कचरों का विसर्जन करना। अपने खेत में जो खादानों से कचरे निकल रहे हैं वो भी आप खेत में डाल दिए तो वो भी बहुत नुकसानदायक होते हैं। भवनों, सड़कों आदि के निर्माण में ठोस कचरे का विसर्जन, ये भी आपने जो कचरे निकले आपके भवन से वो भी आपने खेतों में डाल दिया तो वो भी बहुत नुकसानदायक होते हैं। प्लास्टिक तो दोस्तों बहुत ही, प्लास्टिक की थैलियाँ बहुत ही वो होती हैं। आप जानते हैं कि प्लास्टिक कभी भी नष्ट नहीं होती। प्लास्टिक का अधिक उपयोग, तो हमें कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करना चाहिए दोस्तों, जो ज़मीन में दबकर भी नहीं गलती। अगर हम प्लास्टिक को दोस्तों ज़मीन के अंदर दबा भी दें, जला के भी दबा दें, फिर भी वो नष्ट नहीं होती दोस्तों। इसलिए इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि प्लास्टिक पर रोक लगा देनी चाहिए दोस्तों, और प्लास्टिक का प्रयोग कम कर देना चाहिए। कागज तथा चीनी मिलों से निकलने वाले पदार्थों का निपटान जो मिट्टी द्वारा अवशोषित नहीं हो पाता दोस्तों। कागज और चीनी से जो मिलों से निकलने वाले पदार्थ होते हैं वो भी दोस्तों मिट्टी अवशोषित नहीं कर पाती, वो भी बहुत नुकसानदायक होती है आपकी मृदा के लिए। नेक्स्ट है घरों, होटलों और औद्योगिक इकाइयों द्वारा निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों का निपटान, जिसमें प्लास्टिक, कपड़े, लकड़ी, धातु, कांच, सीमेंट आदि सम्मिलित होते हैं। जल भराव और लवणता मिट्टी को बाझ बना देती है। जल भराव भी, और बहुत ज़्यादा जल भराव और वो भी लवणता भी मिट्टी को क्या कर देती है? बाझ बना देती है दोस्तों। अनियंत्रित पशुचारण और अम्ल वर्षा भी, और अनियंत्रित पर आपने छोड़ दिया पशु को, अनियंत्रित वहाँ पे है दोस्तों, और अम्ल वर्षा के कारण भी आपकी मृदा क्या हो जाती है दोस्तों? कम उपजाऊ हो जाती है, वो भी मृदा प्रदूषण का कारण बनती है। नेक्स्ट है दोस्तों, मृदा प्रदूषण के क्या प्रभाव होते हैं, आइए जानते हैं। मृदा प्रदूषण से मृदा के भौतिक एवं रासायनिक गुण प्रभावित होते हैं और मिट्टी की उत्पादन क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। जो जहाँ पर जिस खेत से आप दोस्तों 1 कुंटल, 2 कुंटल, 3 कुंटल उपजाऊ करते थे, अगर वो प्रदूषित हो गए तो वहाँ पे आपके 30 किलो, 40 किलो ऐसे उपजाऊ होते हैं। वो क्या होता है, उपजाऊ जो होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। उसका उत्पादन क्या होता है? कम हो जाता है धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ की मृदा क्या होती है? कम उपजाऊ हो जाती है। भूस्खलन से होने वाली हानियाँ, भूस्खलन यानी मिट्टियाँ कटने लगती हैं दोस्त, उससे भी हानियाँ होती हैं। भोज्य पदार्थों के स्रोतों को दूषित करने के कारण स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक हो जाता है दोस्तों। अत्यधिक कीटनाशक, रासायनिक खादों का प्रयोग करने से न केवल आपका जो अनाज होता है वो कम होता है, बल्कि उसे खाने से, जो अनाज होता है उसे खाने से मनुष्य भी
की भूमि के अंदर भी कई बीमारियां उत्पन्न होती हैं दोस्तों, तो वो भी बहुत यानी आपके लिए नुकसानदायक है। कृषि योग्य भूमि की कमी, इसी कारण से कृषि योग्य भूमि भी हमें प्राप्त नहीं हो पाती, धीरे धीरे भूमि कम हो रही है। इसका प्रभाव मुख्यतः पेड़ पौधों पर पड़ता है। इसके आसपास कोई भी पेड़ पौधे जीवित नहीं रह पाते। पेड़ पौधों की कमी, सजीवों के भोजन में भी कमी आ जाती है दोस्तों। जो हम लोग दोस्तों कीटनाशक रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे पेड़ पौधों पे पड़ता है दोस्तों। इस कारण जहाँ तक हो सके, जितना हो सके दोस्तों, हमें इन कीटनाशकों का प्रयोग कम करना चाहिए। नर्वस डिसऑर्डर, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर, जोड़ों में दर्द, सांस की समस्या, ये सभी समस्या मृदा प्रदूषण के कारण इंसान पर दिखने वाले प्रभाव हैं दोस्तों। यानी कि नर्वस डिसऑर्डर, गैस डिसऑर्डर, जोड़ों में दर्द, सांस की समस्या, ये सभी दोस्तों क्या है, मृदा प्रदूषण के ही कारण है दोस्तों। ठीक है, वो हम जो खाते हैं दोस्तों, वो चीज़ें बहुत ही नुकसानदायक होती हैं दोस्तों। ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल का नया बैच प्रारंभ, कंप्लीट कोर्स, महाबचत ऑफर, ज्वाइन कर सकते हैं आप। आइए दोस्तों, नेक्स्ट जानते हैं। मृदा प्रदूषण के रोकथाम दोस्तों, कूड़े करकट संग्रहण, निष्कासन एवं निष्पादन की व्यवस्था, उचित वृक्षारोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका या नियंत्रित किया जाना चाहिए। औद्योगिक और घरेलू कचरों का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग मिट्टी का प्रदूषण को काफी कम कर सकता है। कीटनाशी और कवकनाशी एवं शौकनाशी आदि का उपयोग कम से कम किया जाए दोस्तों। सर्वप्रथम हम अपने जो कूड़े करकट है उसका संग्रहण करें और हो सके उसे मिट्टी के नीचे दबा के खाद के रूप में बनाएं दोस्तों। किसके लिए, मृदा अपरदन को रोका और उसे खाद के रूप में बनाएं। उचित वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दोस्तों, क्या करें, आप वृक्ष लगाएं दोस्तों। दोस्तों जो चीज़ें हम, जैसे कि जो चीज़ें हमारी वेस्ट है, जो चीज़ें हम नहीं यूज़ कर सकते, आपको जैसे कहा जाता है गीला कचरा हरे उसमें और नीला सूखा कचरा पीले उसमें, तो सब में दोस्तों फेंका जाता है। और कचरे को क्या किया जाए दोस्तों, सही जगह पे सही स्थान पे उसको दबा के उसको खाद बनाया जा सकता है। मिट्टी के अंदर दबा के फिर उसके ऊपर पत्ते डाल के फिर मिट्टी, जिस प्रकार से खाद बनाई जाती है कि उसकी योजना होती है दोस्तों, उस प्रकार से उसे खाद बनाया जा सकता है। और उस खाद को खेतों में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि खेतें क्या हो, उपजाऊ हो जाए, जो खेत हो वो उपजाऊ हो सके दोस्तों। औद्योगिक और घरेलू कचरों का पुनर्चक्रण और पुनः उपयोगी मिट्टी को प्रदूषण को काफी कम कर सकता है दोस्तों। क्या कर सकता है, काफी कम है। और जो कीटनाशक हो गए, रासायनिक खादें हो गए दोस्तों, इनका जहां तक हो सके कम से कम प्रयोग करना, जिससे कि हमारा जैविक खादों का प्रयोग करना। किसका दोस्तों, जैविक खादों का प्रयोग करना, जैसे गोबर हो गया, वो चीजें हो गई दोस्तों। तो ये इनका इस्तेमाल करना बहुत ही उपजाऊ होता है दोस्तों। तो जैविक खादों का आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपके लिए बहुत उपजाऊ होगा दोस्तों। ठीक है, वो आपको नुकसान भी नहीं करेगा। जहरीली और गैर अपमानजनक सामग्री को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। कल कारखानों से निकलने वाले सीवेज जल को मृदा पर पहुंचने से पूर्व उपचारित करना चाहिए। मृदा प्रदूषण के परिणामों के बारे में लोगों को शिक्षित कर मृदा प्रदूषण को रोकना चाहिए। मृदा प्रदूषण से होने वाले जो परिणाम है दोस्तों, जो गलत परिणाम है, उनके बारे में भी लोगों को जागरूक करना चाहिए। और कैसे मृदा प्रदूषण को रोका जा सकता है, उसके बारे में भी लोगों को दोस्तों जागरूक करना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई साहब ऐसे करिए, ज़्यादा कीटनाशक और रासायनिक खादों का प्रयोग मत करिए, हो सके जैविक खादों का प्रयोग करिए, नहीं तो आपकी मृदा जो इतनी उपजाऊ है वह उपजाऊ नहीं रहेगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और इससे बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। ये आप जागरूक करें, लोगों को बताएं दोस्तों। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, कम से कम अपने किसान भाइयों को जागरूक करें, बताएं कि भाई जैविक खादों का प्रयोग करें, बहुत ही खतरनाक होता है मृदा प्रदूषण भी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, आपके नाभिकीय प्रदूषण के बारे में जाना जाए। उच्च ऊर्जा कणों या रेडियोधर्मी पदार्थों का उत्सर्जन ही जिससे हवा, पानी या भूमि पर मानव या प्राकृतिक जीव प्रभावित हो सकते हैं, वो क्या कहलाता है, वह नाभिकीय प्रदूषण कहलाता है। नाभिकीय प्रदूषण के कारण क्या है, समस्थानिक उत्पादन के समय अपशिष्ट पदार्थों के रूप में नाभिकीय प्रदूषण होता है दोस्तों। समस्थानों पे जो अपशिष्ट पदार्थों का यूज किया जाता है उससे क्या होता है, नाभिकीय प्रदूषण होता है दोस्तों। नेक्स्ट है चिकित्सा में उपयोग होने वाले किरणों से प्राप्त प्रदूषण। जो चिकित्सा में उपयोग होने वाले किरण होते हैं उससे भी प्रदूषण होता है। नाभिकीय शास्त्रों के उपयोग से उत्पन्न प्रदूषण,
शुद्ध कार्यों में प्रयुक्त रेडियो धर्मी पदार्थ से उत्पन्न प्रदूषण दोस्तों, परमाणु भट्टियों में प्रयुक्त होने वाले ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण, नाभिकीय हथियारों के बनने के दौरान निकलने वाले प्रदूषण, यूरेनियम, थोरियम आदि नाभिकीय प्रक्रिया में काम आने वाले तत्व, तो इनसे खनन के समय प्रदूषण, ये सारी चीजें दोस्तों क्या है, नाभिकीय प्रदूषण के कारण है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपके हिंदी न्यूज़ का नया बैच प्रारंभ 999 रुपये में। दोस्तों नाभिकीय प्रदूषण के क्या प्रभाव होते हैं? नाभिकीय प्रदूषण बहुत खतरनाक होता है दोस्तों। रेडियोधर्मी प्रदूषण से पेड़ पौधे, जीव जंतु, खाद्य सामग्री आदि को प्रभावित करते हैं दोस्तों। नाभिकीय प्रदूषण डीएनए को नष्ट करता है, किसको करता है सोचिए, डीएनए को ही नष्ट कर देता है दोस्तों, तथा कॉन्ट्रैक्ट के ल्यूकेनियम जैसी बीमारियां पैदा होती हैं दोस्तों। तो नाभिकीय प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, नाभिकीय प्रदूषण भी बहुत खतरनाक होता है। रेडियोधर्मी प्रदूषण का प्रभाव धीरे धीरे कर वर्षों में लकवे, बहरापन, गूंगापन आदि के रूप में दिखाई देता है दोस्तों। ये आपके जो नाभिकीय प्रदूषण है, इसमें आपका लकवा मार सकता है, आपको बहरापन भी आ सकता है, गूंगापन भी आ सकता है। तो ये नाभिकीय प्रदूषण भी आपके लिए बहुत ही खतरनाक है दोस्तों। ठीक है, और पेड़ पौधों के लिए भी ये बहुत ही वो होता है। हड्डियों में विकृतियां आ जाएंगी, मंदबुद्धता आ जाएगी, रेडियोधर्मी विकिरण से होती है। यदि पानी के साथ ये मानव शरीर में चले जाए तो आमाशय में भी खराबी, जेनेटिक परिवर्तन आदि हो सकते हैं। सोचिए दोस्तों कितना खतरनाक होता है। नाभिकीय प्रदूषण के प्रभाव क्षेत्र में आने पर कैंसर भी हो सकता है दोस्तों। कैंसर जैसी घातक बीमारी हो सकती है। इससे त्वचा, खून की गुणवत्ता, हड्डियों में मौजूद मज्जा, सिर के बालों का झड़ना, शरीर में रक्त की कमी जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। सोचिए दोस्तों कितना खतरनाक है ये प्रदूषण, जिससे कि आपकी खून की गुणवत्ता में भी कमी आ सकती है, आपको कैंसर भी हो सकता है, आपके शरीर में रक्त की कमी भी हो सकती है दोस्तों, हड्डियां भी आपकी कमजोर हो सकती हैं। ये सारी चीजें दोस्तों हो सकती हैं। ये बहुत ही खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं इस प्रदूषण से दोस्तों। आइए जानते हैं कि नाभिकीय प्रदूषण की रोकथाम, इसको कैसे रोका जा सकता है दोस्तों। सबसे अच्छा उपाय, रेडियोधर्मी तत्वों में खनन व उपयोग के समय कम से कम बिखराव हो दोस्तों। ठीक है, उच्च रेडियोधर्मिता वाले पदार्थों का समुद्र, नदी, जल आदि में विसर्जित न किया जाए। जो उच्च रेडियोधर्मी वाले पदार्थ हैं दोस्तों, उन्हें नदी में, समुद्रों में विसर्जित न किया जाए, उन्हें कहीं पे उचित स्थान पे नष्ट किया जाए दोस्तों। नाभिकीय बमों एवं परमाणु बमों का परीक्षण पर पूर्णतः रोक दोस्तों। जो नाभिकीय बम है, अणु बम, परमाणु बम, इनका पूर्णतः प्रशिक्षण पे क्या लग जाना चाहिए, रोक लगा देनी चाहिए दोस्तों, जिससे भी बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है लोगों को। ठीक है, रेडियोधर्मी हथियारों को भी रोक लगा देनी चाहिए दोस्तों, कि भाई अब बहुत हो गया, अब हथियारों की आवश्यकता नहीं है। उपकरणों, साधनों एवं तत्व इत्यादियों के निर्माण पे, प्रयोग पर भी रोक पूरी तरह से हमें लगा देना चाहिए। प्रभावी नियंत्रण और नाभिकीय कचरे को भी उचित प्रबंधन करना चाहिए, जिससे कि उचित व्यवस्था हो सके दोस्तों। ठीक है, ये चीज है दोस्तों। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए अनुसंधान करके उपयुक्त साधन एवं विधियों को विकसित करना दोस्तों। रेडियोधर्मी प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए अनुसंधान करके उसका अनुसंधान किया जाए और उपयुक्त विधियों का प्रयोग किया जाए, जिससे कि रेडियोधर्मी प्रदूषण को रोका जा सके दोस्तों। ठीक है, नाभिकीय प्रदूषण को दबाने एवं भंडारण के लिए सुरक्षित स्थान बनाया जाए। जो नाभिकीय प्रदूषण है उसको दोस्तों सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए, उसको दबाया जाए और उसको नष्ट कर दिया जाए दोस्तों। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों, बहुत ही उपयोगी है। ये दोस्तों आपके नितिन सर के द्वारा लिखी गई हैंड राइटिंग पुस्तकें, सारी पुस्तकें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही काम आ सकती हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपने प्रदूषण के बारे में पढ़ा, प्रदूषण से होने वाली बीमारियां, प्रदूषण को कैसे रोकथाम कर सकते हैं, कैसे क्या उपाय कर सकते हैं, ये आपके एग्जाम में हर बार इससे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है दोस्तों। तो इसलिए जहां तक कोशिश करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़िए दोस्तों। ठीक है, एक बार नहीं समझ में आता, 2 बार पढ़िए दोस्तों। तो दोस्तों यूपी टेट में आपके प्रदूषण का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि हर बार 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है दोस्तों। जैसे ध्वनि प्रदूषण होने वाला रोग, जल प्रदूषण से होने वाले रोग, यह रोग किस कारण से होता है। तो ये हमेशा इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन घुमा पुरा के आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है।
तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा सभी बच्चे। नेक्स्ट है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, और जय हिंद दोस्तों।